हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे पेपर आपका जो सेंटअप, ये देखें सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024, ये 2022 में जो आपका माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा हुआ है। माध्यमिक एक उच्च माध्यमिक आपका 11-12 का होता है, ये माध्यमिक का है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये क्लास 10th का है, क्लास 10th का है ये। और सब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे साइंस, यानी कंपलसरी होता है, ये विज्ञान है अनिवार्य विषय। इसमें आपको समय जो है 2 घंटे 45 मिनट 15 मिनट आपको मिलता है पेपर को रीड करने के लिए, और साथ में पूर्णांक जो है वो 80 होता है, ठीक। और कुल प्रश्न 110 होते हैं, जिसमें 80 प्रश्न सेक्शन ए से होता है बहुविकल्पीय प्रश्न, लेकिन उसमें से केवल 40 प्रश्न का उत्तर देना होता है। 30 प्रश्न आपके होते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय मिला करके फिजिक्स के 10, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय मिला के, और ऐसे ही केमिस्ट्री में, फिर बायो में तो 30 हो गए आपके। तो आप इसको देख सकते हैं पेपर को कि यहाँ से आपका प्रश्न सेक्शन ए का प्रश्न 1 से लेकर के देखें 80 तक है। कहाँ तक? 1 से 80 तक आपका ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, लेकिन इसमें से 40 प्रश्न का उत्तर देना होता है, एक एक अंक का होता है ये। तो ये तो आपका सेक्शन ए हो गया। सेक्शन बी में जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ सेक्शन बी में देखें, ये सेक्शन बी में भौतिक है, यानी कि फिजिक्स, भौतिक रसायन या भौतिक शास्त्र या भौतिक विज्ञान कह सकते हैं। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से 8 तक लघु उत्तरीय मिलेगा, लेकिन 4 प्रश्न का उत्तर देना होता है, 2 अंक का 4 दूनी 8। और दीर्घ में से दीर्घ उत्तरीय इसी फिजिक्स का आपको 2 प्रश्न दिए रहेगा, 9 और 10, उसमें से कोई एक प्रश्न का उत्तर देना होता है, 6 अंक का होता है। ऐसे ही आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान में लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 18 तक, लेकिन 4 प्रश्न का उत्तर देना होता है, 2 अंक का निर्धारित होता है। और इसमें भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, 2 प्रश्न, जिसमें से एक प्रश्न का उत्तर देना होगा केवल, और वो 5 अंक का होगा। ऐसे जीव विज्ञान में आपको 21 से 28 तक प्रश्न देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें से केवल 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, और वो 2 अंक का होगा। तो इस तरीके से टोटल आपका ये इसमें भी दीर्घ उत्तरीय में से एक हल करना होता है, 5 अंक का। तो टोटल मिला करके ये आपका 80 अंक हो जाता है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके ये पहले तो बहुविकल्पीय प्रश्न को हल कर लेते हैं, उसके बाद ये सेक्शन ए में आपका बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है, 80 दिया गया, हम लोग 80 के 80 हल करेंगे। अब यहाँ 40 करना है, लेकिन कुछ आपको नॉलेज मिलेगा, सारे प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। पहला प्रश्न, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी? तो याद रखना है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जिसे आप उत्तल लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। जबकि अवतल अगर लेंस यानी कॉनकेव पूछा जाए तो ये ऋणात्मक होता है, इसको भी याद रखे रहना है, ठीक। अब देखें यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? उत्तल दर्पण की, किसका पूछ रहा है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। अब सिंपल सी बात है
कि उत्तल दर्पण फोकस दूरी आपको पता ही है कि फोकस दूरी F इज इक्वल टू R/2 होता है। R यानी वही वक्रता त्रिज्या कितना दिया, 32 दिया है। तो 32/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 पॉजिटिव में। तो 16 इस तरीके से आपका आंसर डी मिल जाएगा। ठीक। अच्छा, तीसरा प्रश्न आप जरा ध्यान दें। तीसरा प्रश्न, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो सिंपल, ये तो प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं। ठीक है, यहाँ कैंडिला, एम्पियर और जूल्स कोई लेना देना नहीं तरंग दैर्घ्य का। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि वेव लेंथ इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज एंगस्ट्रॉम। पांचवा प्रश्न, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। देखिए, आवर्धन मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो ये तो एक रेशियो ऑफ लेंथ होता है, लंबाई का अनुपात है। तो लंबाई कैंसिल हो जाता है, तो कोई मात्रक नहीं होता इसका। ठीक है, आवर्धन का एसआई मात्रक कुछ भी नहीं होता, याद रखे रहना है। छठा प्रश्न है, किसी गोली दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन m इज इक्वल टू, तो m बराबर ये होता है m इज इक्वल टू -v/u। अब v क्या है कोई पूछे तो ये इसी को आप इमेज डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेज डिस्टेंस। और अगर u आपसे कोई पूछ ले क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये याद रखे रहना है, जैसे कभी अगर पूछता है तो इमेज यानी प्रतिबिंब का दूरी और ये ऑब्जेक्ट वस्तु की दूरी, तो m इज इक्वल टू -v/u। ये आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न आप जरा देखें। 7वां प्रश्न, यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु की दर्पण से दूरी बढ़ा दी जाए, दर्पण से अगर वस्तु की दूरी बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब की दूरी घट जाएगी। ध्यान देना है, सी ऑप्शन। ठीक, दर्पण से अगर आप जैसे अवतल दर्पण के सामने रखी गई है, अब वस्तु की दर्पण से अगर दूरी आप बढ़ाएंगे, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? प्रतिबिंब की दूरी घट जाएगी, याद रखना है। उत्तल, देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात। उत्तल दर्पण पूछ रहा है, उसका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या तो 1/2, इसको याद रखना, 1/2 हो जाएगा। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? अगर नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, वक्रता त्रिज्या कह रहा है घट जाए, तो मायोपिया हो जाता है, निकट दृष्टि दोष इसी को आप कह देते हैं। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष, जिसे आप शॉर्ट साइटनेस कहते हैं। शॉर्ट साइटनेस से हो जाता है, इसको याद रखे रहना है। ठीक है। अच्छा, और एक बात जरा इसमें ध्यान देना है। शॉर्ट साइटनेस, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति। देखिए, कांच का वो भी अवतल लेंस पहले प्रश्न में मिला था, उत्तल लेंस का धनात्मक, तो इसका अवतल लेंस है तो ऋणात्मक, निगेटिव हो जाएगा। एमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? एमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? ये विद्युत धारा जिसे आप करंट कहते हैं, अमीटर से मापते हैं। लेकिन अगर कभी चार्ज को किस में मापते हैं, आवेश पूछ लिया जाए चार्ज, तो आप बताएंगे कूलाम में मापते हैं। और विद्युत धारा वाट में मापते हैं, विभव वोल्ट में मापते हैं, ये सब जानते रहें। 12 नंबर का प्रश्न आप जरा देखें। 12 नंबर क्वेश्चन, उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, तो विद्युत मोटर होता है,
विद्युत मोटर ये विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अच्छा, 13 नंबर का प्रश्न आप जरा देखें। श्रेणी क्रम से जुड़े दो प्रतिरोधक का प्रतिरोध R1 और R2 का समतुल्य प्रतिरोध है। देखिए, श्रेणी क्रम में है तो सिंपल है कि R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2 हो जाएगा। अगर यही समांतर क्रम में होता तब ये आप कहते 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये श्रेणी क्रम में है तो R1 प्लस R2 इस तरीके से आप कर लेंगे। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो फिर से रिन्यू नहीं किया जा सकता। तो एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन से तो कर सकते हैं, एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोयला ख़त्म तो फिर ख़त्म है ना, बी होना चाहिए। एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर से तो फिर से वाटर रिसाइकिल कर लेंगे, वही वाटर विंड भी हो जाता है। तो यही बी ऑप्शन जो है ये नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा। किलोवाट घंटा का मात्रक, किलोवाट घंटा का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? तो किलोवाट घंटा का मात्रक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। क्या होगा? विद्युत ऊर्जा। तो ये तो सिंपल, इसको जानते रहें। निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है? वर्ण विक्षेपण ये तो प्रिज्म करता है, सबको पता है प्रिज्म। लेकिन याद रखें सॉलिड प्रिज्म, हॉलो प्रिज्म नहीं, सॉलिड प्रिज्म, ठोस प्रिज्म। वैसे भी प्रिज्म ठोस ही होता है। तो प्रिज्म इसमें डी ऑप्शन। नरौरा, नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो ये तो आपको पता है कि नरौरा जो है ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में है ना। ये नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में, बुलंदशहर जिले में, बुलंदशहर जिले में ये है। तो जानते रहिए इसको, नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र पूछ सकता है तो आप जानते रहें। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः कौन करता है? तो पवन वाले में तो उच्च दाब की जो हवा होती है यही घुमाने का काम करती है। हाई प्रेशर ऑफ एयर यही है जो उसको घुमाने का कार्य करता है। वर्ण विक्षेपण असंभव है। वर्ण विक्षेपण कहाँ नहीं हो सकता? तो वर्ण विक्षेपण जो है ये वैक्यूम में नहीं हो सकता। वैक्यूम, निर्वात जिसे आप कहते हैं, निर्वात में वर्ण विक्षेपण असंभव है। ठीक। और 20 नंबर का आप क्वेश्चन ज़रा देखें। 20 नंबर का क्वेश्चन, इसमें हाँ 20 नंबर का क्वेश्चन देखें। 10 वाट और 200 वोल्ट अनुमत बल्ब को 100 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ने पर धारा होगी। तो यही एक प्रश्न है सिंपल सा, लेकिन आपको ये होमवर्क देते हैं है ना। HW कुछ आप भी करें और कमेंट में बताएं। कमेंट नहीं करते आप लोग है ना। लास्ट में कमेंट में पिन कर दूंगा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर सॉल्व के साथ, लेकिन आप इसको बताएं, कोशिश करें। 21 नंबर का क्वेश्चन आप ज़रा देखें। 21 नंबर, एक वस्तु की नेत्र से दूरी बढ़ाने पर, एक वस्तु की नेत्र से दूरी बढ़ाने पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब समान साइज का वो बना रहेगा, ये जानते रहिए। वस्तु की नेत्र से दूरी बढ़ाने पर या बढ़ाने पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब समान साइज का बना रहेगा। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो ये तो जानते हैं, माइकल फैराडे। ये माइकल फैराडे ने किया था। कब किया था? तो 29 अगस्त 1831 में माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की डिस्कवरी की थी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है?
जूल जानते ही हैं आप, ये तो याद होगा ना, जूल बटे कूलाम, जूल बटे कूलाम बराबर वोल्ट होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट। तो जूल बराबर ये कूलाम इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कूलाम गुणे वोल्ट, तो जूल बराबर कूलाम गुणे वोल्ट। ये डी ऑप्शन में आप देखें देखने को मिल रहा है, तो जूल बराबर कूलाम गुणे वोल्ट है। तो इस तरीके से प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ये तो पता है, सिंपल। 25 नंबर वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट, वोल्ट बराबर अभी आपने देखा कि जूल बटे कूलाम, जूल बटे कूलाम होता है, तो ए ऑप्शन। अच्छा, 26 नंबर का प्रश्न आप देखें, बेंजीन का अणुसूत्र, बेंजीन का अणुसूत्र C6H6, एकदम आसान सा। ये मेथेन है, ये आपका एथेन है, ये एथिलीन है, ध्यान दें, एथिलीन क्या है, एथिलीन है ये, एथिलीन, और ये एथेन है, एथेन, और ये मेथेन है, मेथेन। तो याद रखे रहिए, यहाँ बेंजीन पूछा था तो C6H6। 27 नंबर का क्वेश्चन जरा देखें, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं, तो निकिल और क्रोमियम होता है, निकिल और क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील अगर कभी पूछ लिया जाए, स्टेनलेस स्टील, तो इसमें याद रखे रहिए कि आयरन होता है, आयरन, क्रोमियम, निकिल, कार्बन, तो ये इतना सब मिला करके ये स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सोडियम के, ये 28 नंबर, सोडियम के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सबको पता है सोडियम है, तो इसका परमाणु क्रमांक Z बराबर 11 होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 1 आएगा, तो बाह्यतम में कितना आया? 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। 29 देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच, हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच में कितने आबंध बनते हैं? तो एक आबंध बनता है, एकल आबंध, जिसे आप सिंगल बॉन्ड कहते हैं, सिंगल बॉन्ड। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो C6H12O6, ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 6। ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु। तांबा का परमाणु संख्या, तांबा, तांबा मतलब कापर जिसे कहते हैं, कापर, उसका परमाणु संख्या कापर का 29 होता है, Cu। अगर जिंक पूछता, जस्ता, तब इसका 30 होता है, पता है। तो यहाँ पर ये तांबा पूछा था इसलिए 29। 32 नंबर प्रश्न, एथेन के एक अणु में कितने एथेन मतलब C2H6, तो ये इसका आप देखें, इस तरीके से संरचना बना दीजिए और चेक कर लीजिए कितने सहसंयोजी बंध हैं। तो सहसंयोजी बंध आप गिनेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 होगा। एथेन का एक अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो 7 होते हैं। अम्लराज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अम्लराज के ताज़ा विलयन में किस अनुपात में सांद्र HCl, पहले किसका दिया है? सांद्र HCl पहले दिया है, HCl सांद्र HCl और प्लस इसी में सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3। तो ये HCl को 3 भाग लेते हैं
और इसको एक भाग में लेते हैं। याद रखिएगा, जिसमें केवल 2 परमाणु हैं वो ज़्यादा रहेगा 3 भाग, और जिसमें ज़्यादा परमाणु हैं वो उसका भाग कम रहेगा। इसको याद करने का यही तरीका है, नहीं तो अक्सर गलती कर देते हैं लोग, 1:3 लिख देंगे। हाँ लिखिए, लेकिन जब ये पहले लिखा रहे तब। तो अगर पूछा जाए कि उसमें HCl कितनी मात्रा, तो 3 भाग, HNO3 के कितना भाग, 1 भाग। आगे देखें ये, तो इसका D आप याद रखे रहिए, 3:1। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ यानी समूह है? आधुनिक में अगर पूछ रहा है तो 18 होगा, ठीक है। ये पूछा है क्या, हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम, ग्रुप पूछा है ना, तो 18 ग्रुप होते हैं। इसको तो याद ही रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ज़रा देखें, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। और टार्टेरिक अम्ल, इन दोनों के मिलने से तब बेकिंग पाउडर बनता है। तो ये याद रखे रहना है कि बेकिंग पाउडर जो होता है वह सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। 16 नंबर का प्रश्न आप ज़रा देखें, ह्रासित भूमिगत जल का पुनः परिपूर्ण निम्नांकित में से किसके द्वारा होता है? तो देखिए अक्सर वर्षा के जल से हो जाता है। किससे होता है? फ्रॉम रेन वाटर, वर्षा के जल से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित संकेत द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? अब इसको देखते ही बता देंगे आप, परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से करके बता सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ 9 तो वैसे भी फ्लोरीन का होता है तो अधातु का है, तो यहाँ पूछा धातु का है। 6 कार्बन है अधातु, 8 ऑक्सीजन है अधातु, 12 मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का, तो यही तो है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करिए, अगर उसके बाहर आपको, सबसे बाहर अगर आपको 1 मिले, है ना, 1 मिल रहा है, 2 या 3, तो जान लीजिए वो धातु ही होगा। अब कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब छोड़ करके, परमाणु क्रमांक 1 और 2 को छोड़ करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप पकड़ लेंगे उसको। 38 नंबर का प्रश्न आप जरा देखें, निम्न में किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है? तो हाइड्रोजन आप देखें, हाइड्रोजन का 1H1 होता है, न्यूट्रॉन निकालेंगे तो A-Z, यानी आप परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो 0 आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये हाइड्रोजन सही हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन आप देखें, वैसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो तो समावयवी कहलाते हैं। समावयवी ये कहलाते हैं, जानते हो, जैसे C2H6O ये अणुसूत्र है, इससे देखिए C2H5OH भी बन सकता है, और ये बन सकता है CH3OCH3 भी, है ना। तो अणुसूत्र समान, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। देखिए एल्कोहल, एथिल एल्कोहल और ईथर भी, 2 कार्बन इसमें भी है, 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो ये तो क्रियात्मक समावयवी हैं। तो समावयवता ही आप बताएंगे, वो आगे मिलेगा आपको। 40 नंबर का प्रश्न आप देखें, निम्नांकित विलयन में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? जिसका pH सबसे कम वो अम्लीय है, तो pH 1 है तो अम्लीय हो जाएगा, इसमें कहने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे जैसे pH मान अधिक होता है वैसे वैसे क्षारीयता बढ़ती है, आप बताएंगे। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, अधिकतर धातुओं के, धातु के ऑक्साइड कैसे होंगे? धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, तो याद रखना है। तो इसमें तो बेसिक हो जाएगा, ऑक्साइड्स ऑफ मोस्ट मेटल्स आर
बेसिक। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? अगर कभी मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूहों की संख्या पूछ लिया जाए तब वहाँ आप क्या बताएंगे? मेंडलीव वाले में पूछा जाए तो मेंडलीव वाले में तो आप वहाँ पर चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे टोटल तो मेंडलीव में मेंडलीव की आवर्त सारणी, हाँ उस समय अगर जब अक्रिय गैस तत्व खोज नहीं हुई थी तो 8 ही था। कितना था? 8। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी इसका मतलब मूल आवर्त सारणी की बात हो रही है, उसमें समूह 8 थे। अगर मेंडलीव का आप कहेंगे कि जब इन्होंने अपना एक मेंडलीव का ये मूल आवर्त सारणी हो गया, मेंडलीव का आधुनिक आवर्त सारणी, तब तो उसमें उन्होंने अक्रिय गैस तत्व खोजे जा चुके थे तो उसको भी ऐड कर लिया था। तो ये याद रखना है कि अगर जब वर्टिकल कॉलम में होता है तो वो आपका 8 होता है जिसे आप समूह कहते हैं। हॉरिजॉन्टल जो रो होता है वो आवर्त कहलाता है, वह 7 होता है। तो यहाँ पर पूछा था क्या? समूह की संख्या, तो 8 बताएंगे, याद रखना है। ऑक्सीजन आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो देखिए याद रखे रहिए, ये तो ऑक्सीजन 16 का है, कैसे पता करेंगे? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए, है ना, 8 होता है तो 1s2 2s2 और 2p4, ये 4 बता रहा है कि पी के 4 में है, पी के 4 में, यानी कि 2 तो हो गए यस ब्लॉक के, आपका 2 यस ब्लॉक में समूह हो गया और 10 हो गया डी ब्लॉक में। तो 10 2 12 और 12 4 16, ठीक है। तो पी ब्लॉक में है ना, तो पी के चौथे में है तो 16 हो जाएगा। और समूह ही पूछा है। 44 नंबर प्रश्न, वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं तो वो उत्कृष्ट गैस है जिसे नोबल गैस कहते हैं आप। निम्नांकित में कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा यानी जिसे आप ब्रॉन्ज कहते हैं, कांस्य पदक, कांस्य पदक कांसा जानते हो उसी से बनाया जाता है। तो कॉपर और टिन होता है, कॉपर और टिन, जिसे आप तांबा और टिन कह देते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती हैं। क्षैतिज अब यहाँ कह रहा है तो क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल रो जो होता है वो आवर्त कहलाता है। क्या कहलाएगा? आवर्त, जिसे आप पीरियड भी कह देते हैं, पीरियड, ठीक। 47 नंबर का प्रश्न आप जरा देखें। 47 नंबर, नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। नाइट्रोजन के बाहर 5 होता है, जानते हैं, 7 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे नाइट्रोजन का तो 2 और 5 आएगा, तो बाह्यतम कोश में 5। 48 नंबर का क्वेश्चन आप जरा देखें। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है। कैसा होगा? आयनित, क्योंकि वो आयन में पॉजिटिव, H पार्शियल पॉजिटिव, और जैसे HCl है तो Cl पार्शियल नेगेटिव, आयनित होगा तभी तो उसमें विद्युत चल सकता है। जिंकाइट किस धातु का अयस्क है? जिंकाइट जिंक का है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं। कभी पूछता है जिंकाइट का फार्मूला लिखें तो ZnO ऑक्साइड, इसका जिंक ऑक्साइड ही जिंकाइट कहलाता है, इसको याद रखे रहना है, कभी कभी ये पूछ सकता है, ठीक। अच्छा नेक्स्ट देखें 50 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl। अब देखिए इसमें ऐसे चेक किया जाता है कि NH4 कहाँ से आया होगा? ये क्षार से आया है NH4OH से, और Cl कहाँ से आया होगा? तो Cl आया होगा HCl से। NH4OH क्या है? एक दुर्बल वीक बेस है, दुर्बल क्षार।
और HCl क्या है, ये वीक है, वीक बेस है, वीक बेस। और ये क्या है, स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग एसिड है। अब स्ट्रांग एसिड है तो इसी जो स्ट्रांग होगा उसी का इफेक्ट रहेगा, तो इफेक्ट तो उसी के रहेगा। अब आप समझ सकते हैं, तो इसी के आप बताएंगे कि HCl यानी कि अम्लीय, अम्लीय आप कहेंगे। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होगा, अम्लीय, एसिडिक इन नेचर। 51 नंबर प्रश्न देखें, निम्नांकित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन सब धातुएं तो आसानी से कर सकती हैं, धातु आसानी से नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेता है, फ्लोरीन। सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है, तो अक्सर सोने में आप जानते हैं कापर और ये Ag दोनों मिला किया जाता है, तो यहाँ कापर दिया है Cu। 53 नंबर प्रश्न आप जरा देखें, अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद होता है। अम्ल का जलीय विलयन खट्टा होता है, कैसा होगा, खट्टा, है ना। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है, देखिए अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, तो यह सल्फर जो है अधातु है, इसका ऑक्साइड अम्लीय होगा। 55 नंबर का प्रश्न आप जरा देखें, निम्नांकित यानी या निम्नलिखित में कौन एक परमाणु कण के रूप में रहता है, तो आखिरी गैस से आर्गन, आर्गन जो है ये एक परमाणु। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं, और देखिए बायो क्वेश्चन आ गया। पक्षी ये बर्ड से रिलेटेड है, और चमगादड़ ये मैमल्स है ना, मैमल्स स्तनधारी से रिलेटेड है। तो जब कभी इस तरीके के मिले तो वो एनालॉगस होता है, असमजात है। दोनों अलग अलग ग्रुप से हैं ना, ये पक्षी बर्ड से हैं, पक्षी एवीज जिसे आप कहते हैं, और ये मैमल्स। तो अगर समान से होते तब तो हम समजात कह देते, तो ये असमजात यानी एनालॉगस होता है, कैसा होगा, एनालॉगस आर्गन होता है। जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अब जठर ग्रंथियाँ जो होती हैं जरा ध्यान दें, जठर ग्रंथियाँ ये आमाशय में पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाएंगी, आमाशय में पाई जाती हैं जठर ग्रंथियाँ, अक्सर पूछा जाता है। और जैसे प्रश्न ये पूछ लेता है कि अब जानते भी हो आप लोग कि आमाशय में जो स्टमक होता है इसमें वो एक जैसे HCl पूछता है, HCl कहाँ से स्रावित होता है, तो ऑक्जेंटिक सेल होती हैं, ऑक्जेंटिक सेल से HCl स्रावित होता है। कभी पूछ ले यकृत जो होता है, यकृत इससे क्या स्रावित होता है, तो पित्त, बाइल, यकृत से क्या, पित्त, याद रखे रहना है, इससे पित्त स्रावित होता है। ठीक, ग्रहणी जिसे ड्यूडेनम कहते हैं, इससे सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन, ये ध्यान दें, सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन इससे स्रावित होता है, याद रखे रहना है, ये सब पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। अच्छा, 58 नंबर का क्वेश्चन आप जरा देखें, अंडोत्सर्ग का कारण है काज ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन जो है LH है, LH जिसे आप देखें, जैसे कभी पूछता है तो आप बताएंगे ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH कारण होता है, किसके कारण, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण ये अंडोत्सर्ग होता है, ओव्यूलेशन होता है। और FSH जो होता है और एस्ट्रोजन जो होता है, ये दोनों यौन विकास और प्रजनन में सहायक होते हैं, किसमें, यौन विकास और प्रजनन में ये हेल्प करते हैं। तो इसका अंडोत्सर्ग का जो ऑप्शन होगा A होगा, क्या होगा, A। ठीक, सही खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है, तो देखिए सही, मछली को घास खाएगा नहीं, ये तो होगा नहीं। चिड़िया को सौंप,
चिड़िया को सांप खाएगा, सांप को घास नहीं, घास को बकरी खाएगी, बकरी को बाघ है, ये हो सकता है। बकरी को गाय, बकरी को घास ना, घास को बकरी, ठीक, ये भी गलत। यही आपका बी वाला ऑप्शन सही है। बीज विकसित होता है, यानी कि जो सीड, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सीड डेवलप्स फ्रॉम ओयूल, याद रखे रहना है, सीड ओयूल से, ठीक है। और अगर कभी फल पूछे, फल, फल ओवरी से, फ्रूट जो होता है, फ्रूट ओवरी से यानी अंडाशय से होता है, जबकि बीजांड से बीज होता है, याद रखे रहना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत पूछता है, तो बीजांड से, ठीक। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है? तो देखिए, जैसे जो सबमर्ज्ड एक्वेटिक होते हैं, सबमर्ज्ड एक्वेटिक में आपका ये आ जाएगा, हाइड्रिलिया आ जाएगा, हाइड्रिलिया आ जाएगा। इसके अलावा वाइलिसनेरिया आ जाएगा, ठीक है। ये सब इनमें, इनके पौधे में रंध्र नहीं होता। हाइड्रिलिया हुआ, वाइलिसनेरिया हुआ, ठीक है, तो इसमें नहीं होता रंध्र। आगे देखें, क्लोरोफिल वर्णक का रंग, क्लोरोफिल वर्णक जो होता है इसका रंग आपको पता है हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होगा? हरा। पीला किसका होता है? तो ये जैंथोफिल वर्णक का होता है। किसका होगा? जैंथोफिल। जैंथोफिल वर्णक का क्या होता है? पीला। लाल अगर पूछा जाए, लाल किसका होता है? तो एंथोसायनिन का। किसका होगा? एंथोसायनिन का होता है। ये याद रखे रहिएगा, बहुत पूछ लेता है कभी कभी। पीला जैंथोफिल का होता है, लाल एंथोसायनिन का होता है और हरा क्लोरोफिल का वर्णक है, ठीक। 63 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, एक सामान्य स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? स्त्री में तो XX होता है, XX, ठीक है। ये अगर पूछा जाए तो ये तो पुरुष का है। ये किसका है? पुरुष का। XY पुरुष का है, ठीक। अच्छा, जैसे कभी आप देखते होंगे XY अगर हो जाए किसी को, तो ये तो 47 गुणसूत्र हो जाता है। उसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आप सुने होंगे, एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है, वो भी बॉयज में ही अक्सर देखने को मिलता है। तो ये तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में देखने को मिलता है। वो भी देखते होंगे आप लोग कि ये ट्राइसोमिक होता है। कैसा? ट्राइसोमिक होता है ना, ट्राइसोमिक। तो याद रखे रहिए, ये सब प्रश्न पूछ लेता है। 64 नंबर का प्रश्न, आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग कैसा होता है? देखिए, आयोडीन का जो रंग होता है शुद्ध अवस्था में वो पीला होता है। आयोडीन का शुद्ध अवस्था में आयोडीन का रंग पीला होता है, लेकिन जब इसको मिलाते हैं किसमें? स्टार्च में, तब इसका जो रंग होता है वो बदल जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है, नीला काला हो जाता है। अच्छा, यह बताता है कि किसकी उपस्थिति उसमें है। अगर आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाते हैं तो ये उपस्थिति किसकी बताता है? उपस्थिति किसकी बताता है? कार्बोहाइड्रेट की। बताएंगे किसकी? कार्बोहाइड्रेट की बताता है, ठीक है। तो ये उपस्थिति कार्बोहाइड्रेट की बताता है, याद रखें। आयोडीन शुद्ध अवस्था में पीला होता है, लेकिन स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग नीला काला हो जाता है, और इससे ये पता चलता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। जैसे किसी हम खाद्य पदार्थ में अगर चेक करते हैं तो। 65 नंबर का प्रश्न, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स, ठीक है, सिनेप्स होता है।
और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण जैसे आपका ये तालाब, तो ये तो नेचुरल है, जंगल भी नेचुरल, नदी भी नेचुरल। ये जल जीवशाला जिसे एक्वेरियम कहते हैं, एक्वेरियम हुआ, क्रॉप फील्ड हुआ जो खेती करते हैं, ठीक है, चिड़ियाघर हुआ, बगीचा हुआ, पार्क हुआ, ये सब कृत्रिम के अंतर्गत आ जाता है। ठीक। नेक्स्ट, पौधों का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? पौधे का उत्सर्जी पदार्थ आप जानते हैं, जैसे पौधे का उत्सर्जी पदार्थ आपको देखने को मिलेगा लैटेक्स। क्या है? लैटेक्स, जो गोंद नुमा नहीं निकलता, लैटेक्स गोंद की तरह, वही है उसका उत्सर्जी पदार्थ। वैसे तो आप देखते हैं जैसे प्रकाश संश्लेषण में वो O2 बाहर निकालता है, O2 वह भी एक हिसाब से उत्सर्जी पदार्थ है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का श्वसन करता है तो CO2 बाहर निकालता है, तो CO2 श्वसन प्रक्रिया जब करता है तो CO2 हो जाता है उसका उत्सर्जी पदार्थ। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लैटेक्स हो जाएगा। ठीक, गोंद की तरह, जो जैसे बबूल के पेड़ में या नीम के पेड़ में देखते होंगे। 68 नंबर क्वेश्चन, अमीबा में पोषण होता है, तो अमीबा में पोषण मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। कैसा होगा? होलोजोइक होता है, प्राण संभोजी होता है। और अमीबा जो होता है यह एक प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ होता है, आप जानते हैं, है ना। होलोजोइक में क्या होता है? पहले इंजेशन होता है, भोजन लेता है, फिर डाइजेशन करता है, और उसके बाद ईगेशन उसका आप जानते हैं, फिर बहिक्षेपण कर देता है। तो याद रखे रहें, इंगेशन जिसे आप कहते हैं वो अंतर्ग्रहण, डाइजेशन पाचन, और ईगेशन फिर बहिक्षेपण कर देता है वो। तो इसके अंतर्गत याद रखें IDE, इंगेशन, डाइजेशन, फिर उसके बाद ईजेशन, याद रखे रहें। 69 नंबर प्रश्न, वायुमंडल में O2 का प्रतिशत मात्रा 20.94, लगभग 21% ऑक्सीजन होता है, इसको याद रखना है। और 70 नंबर का प्रश्न, 6CO2 + 6H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल प्रेजेंस में ये ग्लूकोज बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, ये, और साथ में इसमें कुछ जल की मात्रा भी निकलती है। तो ये तो आपका हो गया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, सूर्य के प्रकाश में होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये। 71 नंबर लसिका है। देखिए लसिका जो होती है ना, ये WBC से मिलकर बनी होती है, और ये एक कैसा होता है? ये टिश्यू जो है, टिश्यू लिक्विड होता है, और ये पैल येलो कलर का होता है, मतलब हल्का पीला। तो उत्तक द्रव भी है और हल्का पीला भी होता है, तो ऑप्शन C सही होगा। A और B दोनों सही है। ठीक, लिम्फ इज टिश्यू फ्लूइड लाइट येलो, तो आप ये बताएंगे, इसमें ऑप्शन C सही है। पराग कण पाया जाता है, पराग कण पूछ रहा है कि ये पाया जाता है। अगर जैसे पराग कण की बात कर रहा है कि ये कहाँ पाया जाता है, तो एंथर ऑफ स्टेमन, है ना, इन फ्लावरिंग प्लांट, एंथर ऑफ स्टेमन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो फूल वाले पौधे होते हैं उनके एंथर, है ना, जो एंथर होता है परागकण, वहीं पे पाया जाता है, याद रखे रहें। ठीक है, स्टेमन में होता है, तो एंथर इसका यानी परागकोश में परागकण होता है, परागकोश में। निम्नलिखित में कौन छोटी आंत का एक भाग है? देखें 73 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन छोटी आंत का एक भाग है? विच एमंग द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत याद रखे रहिए, DJI याद रखे रहिए, छोटी आंत में DJI, D मतलब ड्यूडेनम, J मतलब जुजनम, I मतलब इलियम, तो ड्यूडेनम, जुजनम, इलियम, ड्यूडेनम इसमें मिल गया। और ये जो आपको मिल रहा है ना
सीकम कोलन ये सब बड़ी आंत का भाग है। किसका? बड़ी आंत। लेकिन ड्यूडेनम, जुजनम, इलियम ये छोटी आंत के भाग है, याद रखे रहें। 74 नंबर का प्रश्न आप जरा ध्यान दें। शुक्राणु कोशिका होती है। शुक्राणु, देखिए स्पर्म हो चाहे आपका ये स्पर्म जो है ये पुरुष का ये पुरुष से प्राप्त होता है शुक्राणु। और जो महिलाओं में एग होते हैं, है ना, एग। तो ये जिसे इन्हीं को गैमीट कहते हैं। गैमीट चाहे स्पर्म हो चाहे एग हो, ये हेप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हेप्लॉइड होते हैं। ठीक है, हेप्लॉइड याद रखे रहना है। चाहे शुक्राणु हो चाहे अंडा जिसे एग कहते हैं, दोनों हेप्लॉइड होते हैं। 75 नंबर प्रश्न आप जरा देखें, ध्यान दें। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, याद रखना है। बहुत पूछता है ये। और वयस्क मनुष्य का एक दंत सूत्र होता है। दंत सूत्र अगर पूछे तो आप बताएंगे 21-23/21-23। ठीक, ICPM। ठीक, ICPM यानी अगर पूछे कभी कि इंसीजर कितना होता है। ठीक, देखिए दंत सूत्र के जो है ये 21-23/21-23। ठीक, ICPM। इंसीजर अगर कभी पूछे, ठीक, इंसीजर तो कुल इंसीजर कितने होते हैं? तो देखिए जबड़े में एक साइड 2, दूसरे साइड 2, ऊपर के जबड़े में हो गया, ऐसे नीचे होगा तो 2 2 4 और 4 4 8 है। तो इंसीजर कितना है? 8। कैनाइन अगर पूछे, कैनाइन तो 2 2 4 होगा। कैनाइन कितना होगा? कैनाइन 4। और अगर पूछा जाए ये प्रीमोलर कितना होगा? तो 2 2 4 तो एक जबड़े में, दूसरे जबड़े में भी 4 होगा तो 4 4 8। ऐसे अगर पूछा जाए कि मूलर कितना होगा, मूलर तो 6 दूनी 12 होगा। इसी में 4 विजडम टीथ होते हैं जिसे आप अक्लदाड़ कहते हैं। तो याद रखे रहना 4 विजडम टीथ होता है। कभी आपसे पूछा जाए कि अस्थायी दांत कितने होते हैं? अस्थायी दांत से संबंधित थोड़ा जानकारी। अस्थायी दांत या दूध के दांत भी कहते हैं। दूध के दांत कितने होते हैं? तो याद रखे रहना है 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 दांत जो होते हैं वो मिल्क टीथ कहे जाते हैं। और दूध के दांत का सूत्र कभी पूछे तो 21/21-21/2 वही ICPM। कभी पूछा जाता है कि दूध के दांत में जो ये प्रीमोलर होता है यह नहीं होता, याद रखे रहना है, ये सब पूछ लेता है। 76 नंबर का प्रश्न आप जरा देखें। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन जो होता है इसका प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करना होता है। प्ररोह का अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करता है। और जैसे पादप का प्रकाश की ओर मुड़ना, ये किसका काम है? ऑक्जिन का। ये काम कौन करता है? ऑक्जिन। और तने का वृद्धि के लिए भी ऑक्जिन होता है और साथ साथ में जिब्रेलिन भी इसमें आप कह सकते हैं, जिब्रेलिन भी होता है। ठीक, तो ये याद रखे रहना है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो हु प्रोपाउंडेड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये तो याद रखे रहे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने ये कार्य किया था। अच्छा, अगला है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। सबसे पहले ये 10x पर देखा जाता है, ये याद रखें। सबसे न्यूनतम यही है, इसी पर देखा जाता है।
इसको याद रखे रहना है, पूछता है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइरकल्स, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइरकल्स पूछ रहा है, पेयर्स पूछ रहा है, जोड़े में, जोड़े तो 10 होते हैं। अगर पूछता हाउ नंबर ऑफ स्पाइरकल्स आर फाउंड इन कॉकरोच, तब 20 कहते। जोड़े में तो 10 है और संख्या 20 होती है, ध्यान देना 20, यानी कि 10 जोड़ी होता है। तो जोड़ी में ही पूछा है, जोड़े, इसलिए 10 जोड़ी अब बताएंगे। 80 बहुविकल्पी प्रश्न में अंतिम है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो ये याद रखे रहे, सूर्य होता है, सूर्य। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये 80 प्रश्न कवर किया। और इसमें देखिए अब जैसे ये प्रश्न दिया गया है, जो शॉर्ट आंसर, लेंस की क्षमता का परिभाषा दे, एसआई मात्रक लिखें, आँख का, मानव आँख का दृष्टि दोष क्या है, ये सब आप कर सकते हैं। एमीटर वोल्ट मीटर में क्या अंतर है, ठीक, इसको आप देख लीजिए, कर लीजिए। रसायन विज्ञान में देखें, लघु उत्तरीय प्रश्न, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? सभी को पता है, क्योंकि आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है, इसलिए आयोडीन युक्त रहेगा तो हमें घेघा रोग नहीं होगा, है ना। किण्वन की क्रिया क्या है? किण्वन की प्रक्रिया आप जानते ही हैं, ये बैक्टीरिया द्वारा, जैसे आप गन्ने का रस उसको रखते हैं तो किण्वन प्रोसेस से वो सिरका बनाया जाता है। इथाइल अल्कोहल संरचना सूत्र सब पता ही है आपको, C2H5OH का स्ट्रक्चर बना दीजिए, क्या होता है जब CO2, सब सिंपल क्वेश्चन है। लोहे के वस्तु को जस्तीकरण क्यों किया जाता है? जिससे उस पर जंग न लगे। मिश्र धातु किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को हम एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो मिश्र धातु का निर्माण होता है। मिश्र धातु आप पीतल है, जानते ही हो, कॉपर जिंक से 70 और 30 का अनुपात में मिलकर बना होता है। रोल्ड गोल्ड भी आप कह सकते हैं। नकली सोना 90% कॉपर, 10% एल्युमिनियम, ठीक है। तो पीतल का उपयोग बर्तन वर्तन बनाने में, घंटियाँ बनाई जाती हैं, है ना। और ये रोल्ड गोल्ड से आभूषण बनाए जाते हैं, बहुत सब इस तरीके से। बेकिंग पाउडर पर अभी मिला था बीच में, है ना। बेकिंग सोडा और टारटैरिक अम्ल का मिश्रण होता है बेकिंग पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP जिसे आप कहते हैं, है ना, CaSO4 × 1/2H2O, ठीक है। आर्द्रता से दूर रखना क्यों आवश्यक है? क्योंकि वो नहीं तो जम जाएगा, ठीक है। और धातु भौतिक रासायनिक गुण में उल्लेख हम लोग बहुत से वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है? ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? हाइड्रोकार्बन देखते हैं आप, जैसे मुख्य रूप से 2 भाग में उसे बांटा गया है, खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला, है ना। खुली श्रृंखला में आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आ जाएगा। बंद श्रृंखला में समचक्रीय और विषम चक्रीय आ जाते हैं। समचक्रीय में फिरेली साइक्लिक एरोमेटिक, विषम चक्रीय में आपका एरोमेटिक ही एरोमेटिक उसमें भी रहता है, उसके कोई और डिवाइड है नहीं। तो इस तरीके से जीव विज्ञान में भी आप देख सकते हैं, सब सारे इजी क्वेश्चन हैं, आप इसको समझ सकते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ने वाले मित्रों को शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।